नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। रामबन से सज्जाद रोनियाल की रिपोर्ट। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मोहम्मद इस्साक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में हमने आगामी विधानसभा चुनाव पर उनके विचारों पर चर्चा की। 2 दशकों से अधिक समय तक सेना में सेवा देने वाले इस्साक ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, सुरक्षा के महत्व और क्षेत्र के भविष्य को आकार देने में दिग्गजों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। आगामी विधानसभा चुनावों पर आपके क्या विचार हैं? मोहम्मद इस्साक। आगामी चुनाव न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। हम जो चुनाव भी करेंगे उसके हमारे समाज और शासन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण है कि लोगों को जानकारी हो और वे इस आधार पर निर्णय लें कि क्या स्थिरता और विकास लाएगा। आप राजनीति में अपने जैसे दिग्गजों की भागीदारी को कैसे देखते हैं? दिग्गज राजनीति में एक अनूठा दृष्टिकोण लेकर आते हैं। हमारे पास संकटों से निपटने, अनुशासन के महत्व को समझने और राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देने का प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसे समय में जब सुरक्षा और विकास मुख्य मुद्दे हैं, दिग्गजों की भागीदारी राजनीतिक विमर्श में मूल्य जोड़ सकती है। आपके अनुसार इस चुनाव में किन मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? मोहम्मद इस्साक। सुरक्षा, आर्थिक विकास और शिक्षा 3 स्तंभ है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक समृद्ध भविष्य की नींव रखेगा। सत्ता में आने वाली सरकार को इन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल सकारात्मक बदलाव के लिए अनुकूल है? मोहम्मद इस्साक। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बदलाव की आवश्यकता के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ रही है। विशेष रूप से युवा अधिक जानकारी रखते हैं और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यदि यह गति बनी रहती है तो हम राजनीतिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। अंत में मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है? मोहम्मद इस्साक। मेरा संदेश सरल है, अपने वोट के अधिकार का समझदारी से इस्तेमाल करें, खोखले वादों से प्रभावित ना हो, उम्मीदवारों के ट्रैक रिकॉर्ड, भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को देखें और उन लोगों को चुनें जिनके बारे में आपको लगता है कि वे समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपके वोट में भविष्य को आकार देने की शक्ति है, इसलिए इसका महत्व समझें। यह साक्षात्कार एक ऐसे दिग्गज के मन की झलक दिखाता है जिसने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनके शब्द वोट देने की शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। इस्साक साहब, आपकी गहरी नज़र है सियासत पर और तजुर्बा भी अच्छा खासा है। एनालाइज आप करते रहते हैं, तजुर्बे आप करते रहते हैं, तो क्या कुछ आपके जो है इस इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ तासुरात हैं? देखो, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आपको, जो इलेक्शन हो रहे हैं ये यहाँ के लोगों की खुशकिस्मती है। बहरहाल 10 साल यहाँ गवर्नर राज रहा। आपको पता है गवर्नर राज में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 साल में न कोई अपॉइंटमेंट हुई, महंगाई बढ़ी, हर चीज़ परेशानियाँ बढ़ी। तो उसके बाद 10 साल के बाद जो इलेक्शन का बिगल बजा, इसमें हमें खुशी है, लोगों में खुशी है कि चलो फिर हमें वोट देने का मौका मिला। और वोट की गवर्नमेंट जो बनती है वही आवाज़ होती है पब्लिक की। तो पब्लिक की असेंबली बनेगी, पब्लिक की आवाज़ होगी। उसके बाद दूसरा सवाल आपने किया, हमारा पहाड़ का कैंडिडेट तो क़यामत की सुबह तक, क्योंकि ये बीजेपी की एक पॉलिसी रही थी। जहाँ तक मुस्लिम वोटर्स थे और यहाँ बिलखसूस हमारे पोगल परस्तान का जो रिश्ता नाता था, ये 47 से हमें हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा था। तो यहाँ पर जो भी हिंदू मुस्लिम हम मुतफरका एक ही कैंडिडेट को वोट देते थे। जैसे हमने 30 साल मौलवी साहब को वोट दिया, वो सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं था, वो यहाँ के पहाड़ी हिंदू मुसलमानों के वोट थे, जिसकी वजह से 25 साल उसने हुकूमत की। तो आखिरकार जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लगाई, इसको डिवाइड कर दिया। कुछ वोट हमारे परस्तान के, हमारे भाई बंधु की वो रामबन के साथ जोड़ दिया। मेन मकसद इसका था इन वोटरों को, मुस्लिम वोटरों को, हिंदू वोटरों को डिवाइड करके बीजेपी की सीट यहाँ से निकालने के लिए। अब रहा सवाल पहाड़ का कैंडिडेट तो यहाँ के 5 पंचायतें टोटल, जहाँ 30,000 वोट थे, 26,000 वोट थे हमारे इस एरिए में, आज वहाँ पर 6,000 वोट हैं।
20 पंचायतें रामबन के साथ कर दी, 5 पंचायतें टोटल, 5 पंचायतों के बलबूते पर कौन कैंडिडेट खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा हो सकता था। इसलिए अभी जो भी कैंडिडेट हमारे पास हैं वो बाहर के हैं। अभी तक 3 कैंडिडेट हैं, 4 हैं, तो अब देखो ऊँट किस करवट। इसाक साहब, आपने बताया कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए जो है इस इलाके के 2 फाड़ हुए, लेकिन जब हम सियासी जो है नज़र दौड़ाते हैं तो रामबन की अगर हम हालत देखते हैं, वहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी को कहाँ पे क्रेडिट हुआ है? देखो वहाँ पर मसला ऐसा है, जो वकील साहब हैं, क्या नाम मुझे अभी नहीं आ रहा है, सूरज सिंह परिहार साहब, वो माकूल आदमी है रामबन के अंदर और वो बीजेपी का था। तो राकेश को इन्होंने वोट देकर, पता नहीं बीजेपी को क्या बेनिफिट उससे थी, उसको मैंडेट देकर तो सूरज सिंह परिहार साहब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो मुझे नहीं लगता है कि राकेश जीतेगा। सूरज सिंह परिहार के मुकाबले में हमें दोनों दोस्त हैं, दोनों बराबर हमें हैं। तो सूरज सिंह परिहार जो है वो अच्छा असर रसूख वाला आदमी था, इसको मैंडेट देकर रामबन से मेरे ख्याल बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी वजह से मुझे लगता है रामबन से एनसी सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। एनसी सीट निकालेगी या फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार? तो मैं सूरज सिंह परिहार को भी कुछ, हमें जो अंदाज़ा है वोट बढ़ सकते हैं वो। अच्छा। सूरज सिंह परिहार और राकेश के बीच, और कुछ नाराज़ जो मेंबर है ना, जो सूरज सिंह परिहार के थर्ड पार्टी को फ़ायदा, तो थर्ड पार्टी को फ़ायदा होगा। तो अभी तक हमारी जो बीजेपी के वोट जो है डिवाइड हो जाएंगे। और मुझे अभी तक जो मेरी रिसर्च है, अभी तक मुझे लगता है सूरज सिंह परिहार को जीतने के चांस है, नहीं तो एनसी के वहाँ चांस है। बाकी बीजेपी का वहाँ चांस ख़त्म हो गए, बीजेपी को जीतने के कोई चांसेस नहीं। हल्का इंतखाब बानहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स की हालत, उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन आप देख रहे हैं। क्या कुछ आइडिया है आपका कि इस बार कौन सा कैंडिडेट फिलहाल मजबूत दिखता हुआ नज़र आ रहा है? देखो, जब से मैं आपको बताऊंगा, पहले कांग्रेस और पीडीपी के थे यहाँ पर। आज आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, पीडीपी की जितनी बानाल की जो ब्लॉक जो कमेटी थी ना, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो सज्जाद साहब बाद में आए। वो पहले इन्होंने वो किया था, कुछ महिदा मुतफरका कैंडिडेट खड़ा, उसमें सज्जाद साहब एग्री नहीं हुए, तो फिर पार्टी को मजबूरन उसको मैंडेट देना पड़ा। तो मुझे लगता है अभी जो मुकाबला बन गया वो कांग्रेस और एनसी के बीच, बिलखसूस हम कहेंगे नामली सज्जाद और वकार साहब के बीच मुकाबला है। तो हार जीत इन्हीं में। पहले इम्तियाज़ खान के चांसेस थे, मुझे नहीं लगता है कि इम्तियाज़ खान यहाँ से सीट निकालने में कामयाब। इम्तियाज़ खान के जो हैं बड़े दावे किए जा रहे हैं, गोल संगलदान की एक बहुत बड़ी आबादी जो है उसके साथ एक तरफा खड़ी है। ये कहने की बात होती है सज्जाद साहब, सियासत है ना, ये बानाल की सियासत नहीं है। हमने ज़िंदगी के बेहतरीन 20 साल हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री में गुजारे हैं। हमने हिंदुस्तान के 28 रियासतों में इलेक्शन कराए हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक दफ़ा पंजाब में था मैं, वहाँ जो, यहाँ तो एमएलए एक दूसरे से बात नहीं करते, जब वहाँ जो एमएलए थे वो फ्रेंडली बैठते थे डाक बंगलों में। एक बोलता था मैं जीतूँगा, दूसरा बोलता था तू क्यों खड़ा हुआ। तो ऐसे इत्फाकन हम डाक बंगले में थे, तो वहाँ जो कैंडिडेट थे 5, उनकी बहस हो रही थी। वहाँ एक नौजवान सरदार लड़का एक आया, वो बैठा, उसने बोला छड्डो यार तुसी किथे जीतोगे, 50 लाख रुपए में खर्च करांगे। मतलब फ्रेंडली उसने कहा, मैं एमएलए बना हुआ हूँ। तो यकीनी हम देखते गए, फिर इलेक्शन भी हुए, तो यकीनी तौर पर वो जीत गया जिसने कहा था ना मैं ये। तो यहाँ पर ऐसा कोई कैंडिडेट बोलता, ये हमें पूरे इंडिया की सियासत का तजुर्बा, हमने इलेक्शन कराए, कैंडिडेटों का भी जायज़ा, हमने बोलना भी सीखा। वो कैंडिडेट तकरीरें भी मुखालफत करते हैं एक दूसरे की, लेकिन जो बानाल में, हमारे बानाल में जिस तरह से तनकीद करना, सज्जाद साहब, तनकीद करना हिंदुस्तानी आइन में फंडामेंटल राइट है। हम मिनिस्टर की तनकीद कर सकते हैं, हम लीडर की तनकीद कर सकते हैं, लेकिन तनकीद का एक ज़ाब्ता है, दूसरे की पर्सनैलिटी को निशाना नहीं बनाना है। अपोजिशन कोई भी कर सकता, हम कर सकते तनकीद, किसी को भी आप कर सकते हैं। तनकीद तो फंडामेंटल राइट है हर वोटर का, तनकीद बराए तजवीज़। हाँ,
तो मगर यहाँ बहनाल की सियासत हमने देखी, यहाँ जो तनकीद होते हैं वो इंतकामी तनकीद होते हैं, उल्टे पुल्टे ऐसे बोलते हैं जब मैं ये पसंदीदा लैंग्वेज इनकी नहीं है। तो चलो लेट देम गो। लेकिन मैं यही कहूँगा अभी जो मुकाबला है सज्जाद शाहीन और वकार के बीच, इम्तियाज़ खान, देखो एक बात बताऊँ, उधर से आपको पता है एजाज़ खान भी मिनिस्टर रहा है, वो कांग्रेस ज़रूरी तौर पर वो कांग्रेस की सपोर्ट करेगा। शमशादा शान जो प्रेजेंट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।